ये अंडरस्टैंड करेंगे कि डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस आप कैसे फाइंड आउट करते हो, डायमेंशंस किस तरह फाइंड आउट करते हैं, उसका तरीका सीखें। फर्स्ट चैप्टर में जो डायमेंशंस टॉपिक है वो अंडरस्टैंड करेंगे कि डायमेंशंस हम कैसे फाइंड करते हैं और डायमेंशंस बेसिकली क्या होता है। प्यारे बच्चों, मुझे ये बताइए कि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक हो गया, आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आप उसको अपना जो प्रॉब्लम है वो बताते हैं, आपका क्या ख्याल है, डॉक्टर आपको देखकर मेडिसिन लिख देते हैं? तो नहीं, क्या कहते हैं? टेस्ट कराना है। अच्छा, इसी तरह फिजिक्स में भी डायमेंशंस का जो कॉन्सेप्ट है इट इज यूज्ड एज अ टेस्ट। इसको हम एज अ टेस्ट यूज करते हैं कि कोई इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं है। किसी भी इक्वेशन की लेफ्ट और राइट साइड बराबर है कि नहीं है, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? डायमेंशंस यूज करते हैं। डायमेंशंस असल में एक प्रोसेस होता है जो आपको बताता है कि कोई इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं है, या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं है। कौन बताएगा आपको? डायमेंशन। इसको दूसरे वर्ड्स में हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस भी कहते हैं, या डायमेंशन एनालिसिस भी कहते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए। अच्छा, कैसे डिफाइन करते हैं डायमेंशंस को? आप कहते हैं द प्रोसेस in which physical quantities are raised to their fundamental powers, to their fundamental quantities, and enclosed in a brackets called dimensions। उसको हम लोग क्या कहते हैं? डायमेंशंस। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप बेस फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में, या सिंपलीफाइड फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में, या डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हो, ठीक हो गया, और उसके साथ ब्रैकेट लगा लेते हैं, तो ये होता है डायमेंशंस। अब डायमेंशंस आपको मजीद उस टाइम क्लियर होगा जब मैं डायमेंशंस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करके बताऊंगा। बहुत सारे क्वेश्चंस में एग्जांपल्स आपको करके बताऊंगा कि डायमेंशंस के लिए हम कैसे करें। याद रखें, डायमेंशंस में आपने क्या करना होता है, आप जब भी किसी क्वांटिटी का भी डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे तो आपने कुछ स्टेप्स यूज करने हैं। स्टेप्स क्या क्या होंगे? नंबर 1, सबसे पहले तो आपने जो क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है उसका बेसिक फार्मूला लिखें कि क्या क्वांटिटी या कौन सी क्वांटिटी या कौन सी इक्वेशन की आप डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे जी? राइट द बेसिक फार्मूला, राइट द बेसिक फार्मूला, ठीक है, ऑफ द क्वांटिटी या इक्वेशन। किसी भी क्वांटिटी या इक्वेशन का बेसिक फार्मूला जो है वो लिख दें, पहला काम। दूसरा काम आपने क्या करना होगा? दूसरा काम ये करना होगा, कन्वर्ट ऑल द क्वांटिटीज, जितने भी क्वांटिटीज हैं आप कन्वर्ट कर रहे हैं उनको इनटू बेस क्वांटिटीज या बेस फिजिकल क्वांटिटीज में क्या कर लेना है आपने? सबसे पहले उसको कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। तीसरा काम आपने क्या करना होगा? enclose them in a bracket, enclose them in brackets। आपने
ml and t। इस फॉर्म में आपका आंसर होना चाहिए। यहां पर ये m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये m बेसिकली मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, l बेसिकली लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है और t बेसिकली टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए अब हम इसके ऊपर इसके कुछ हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हम डायमेंशनल एनालिसिस यूज क्यों करते हैं, व्हाई वी यूज डायमेंशनल एनालिसिस। तो यूजेस को देख लेते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस इज यूज्ड फॉर टू पर्पसेस, दो कामों के लिए यूज होता है। नंबर 1, टू चेक द होमोजेनिटी ऑफ द इक्वेशन, टू चेक द होमोजेनिटी ऑफ द इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन की होमोजेनिटी चेक करते हैं कि क्या किसी भी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हैं कि नहीं। एक बात। दूसरी बात, आप करेक्टनेस ऑफ अ फार्मूला, किसी भी फार्मूला की करेक्टनेस चेक करते हैं कि क्या कोई फार्मूला करेक्ट है कि नहीं। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फार्मूला, किसी भी फार्मूला की करेक्टनेस के लिए हम इसको यूज करते हैं। चलिए हम आपको करके बताते हैं कि आप किस तरह से किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशंस को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने नोट कर लेनी है, वैलिडिटी। याद रखें कि डायमेंशनल एनालिसिस आप यूज करते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज के लिए यूज होता है। ये जो डायमेंशंस का कॉन्सेप्ट है ये फिजिकल क्वांटिटीज के लिए यूज होता है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इट इज नॉट एप्लीकेबल टू नंबर्स, ये नंबर्स के ऊपर अप्लाई नहीं होता। डायमेंशन एनालिसिस नंबर के ऊपर नहीं अप्लाई होता बल्कि फिजिकल क्वांटिटीज पे अप्लाई होता है, इक्वेशंस पे अप्लाई होता है। नंबर्स के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक है, आप लिखेंगे ओनली एप्लीकेबल to numbers, sorry, only applicable to physical quantities। आप सिर्फ और सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर्स के ऊपर इसको अप्लाई नहीं कर सकते। अब जब हम एग्जांपल्स करेंगे तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं कि आपके पास क्वेश्चन है। मैं कहता हूं कि आप प्रूव करें कि फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट। मैंने आपको कोई इक्वेशन नहीं बताई, मैंने एक स्टेटमेंट आपको दे दी। मैंने कहा कि प्रूव दैट फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट। ये करेक्ट इक्वेशन है, इसकी लेफ्ट और राइट इक्वल है, आप प्रूव करके बताइए। पेपर में आपको क्वेश्चन आएगा कि प्रूव दैट फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट। तो आप कैसे करेंगे बेटा? सबसे पहले हमने स्टेप्स को, क्या है स्टेप बेटा? राइट द बेसिक फार्मूला। आप सबसे पहले क्या करें? फार्मूला लिख दें। हमने लिख दिया E इज इक्वल टू mc²। यही होता है फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन। अच्छा, इसका लेफ्ट और राइट अब मैं सेम लेकर आऊंगा। मुझे ये बताइए कि एनर्जी को आप किस में मेजर करते हैं? जूल्स में मेजर करते हैं। ठीक है, मास को आप किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम्स में। सही कह रहा हूं। C इज फॉर वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। सही कह रहा हूं। स्क्वायर मौजूद है, आपने भी लगा दिया। सही कह रहा हूं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि 1 जूल किसके इक्वल होता था? अगर आपको याद हो, वर्क आपने पढ़ा था, आपने क्या पढ़ा था कि W इक्वल टू FD, ऐसे ही होता है। 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इनटू 1 मीटर। यही पढ़ा था आपने, ऐसे ही था बेटा। मुझे ये बताइए कि 1 न्यूटन किसके इक्वल था? आपको याद है F इक्वल टू ma होता था। सही कह रहा हूं। अच्छा, 1 न्यूटन इक्वल टू 1 किलोग्राम इनटू एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता था। सही कह रहा हूं। मतलब 1
न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही कह रहा हूं? चले 1 न्यूटन की वैल्यू मैं यहां पर पुट कर लेता हूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा? 1 जूल इक्वल टू न्यूटन की बजाय मैं क्या लिख लेता हूं? 1 किलोग्राम 1 इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर और साथ में m। सही कह रहा हूं? अच्छा, मुझे जो इक्वेशन मिलेगी 1 जूल के लिए, दैट इज 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर। सही कह रहा हूं? अच्छा, ये जूल की वैल्यू उठाओ और इसमें पुट करें इस जगह। मैं क्या कर रहा हूं? जूल की जो वैल्यू मैंने निकाली है वो यहां पर मैं पुट कर लेता हूं। सही है? आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ जूल। जूल की वैल्यू को जरा पुट करें। क्या मैं लिख सकता हूं? किलोग्राम, 1 लिखने की जरूरत है नहीं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर। सही कह रहा हूं? अच्छा, अब ये भी किलोग्राम रहने दें। अच्छा, ये स्क्वायर इसको भी दे दें, इसको भी दे दें, क्या आ जाएगा इससे? मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर। सही कह रहा हूं? स्टॉप हो गया? अच्छा, सो आपके पास आगे जी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। मुझे बताइए कि क्या किलोग्राम के लिए मैं कैपिटल M यूज करूं? कर सकता हूं, कैपिटल M किलोग्राम है ना, मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, मीटर लेंथ का यूनिट नहीं होता, होता है लेंथ का यूनिट, और सेकंड स्क्वायर टाइम का यूनिट होता है। चले मैंने इसको t स्क्वायर लिख लिया क्योंकि नीचे s स्क्वायर है। अच्छा, चले यहां पर भी ये हो जाएगा, हाँ जी, कैपिटल M मास है, ये हो गया L स्क्वायर डिवाइडेड बाय t स्क्वायर। मैं इसको ऊपर शिफ्ट करता हूं, इसको भी ऊपर शिफ्ट करता हूं, आपके पास इक्वेशन आ जाएगी m L स्क्वायर t पावर -2, यहां पर भी आ जाएगा m L स्क्वायर t पावर -2। इसको भी ब्रैकेट में इनक्लोज करें, इसको भी ब्रैकेट में इनक्लोज करें। क्या लेफ्ट और राइट सेम नहीं आ गए? सेम आ गए। मतलब ये है कि फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन इज डायमेंशनली व्हाट? डायमेंशनली कंसिस्टेंट। बिल्कुल करेक्ट इक्वेशन है। ठीक हो गया? ये तो मैंने एक एग्जांपल आपको कराया। चलिए अब मैं एक और एग्जांपल करवा रहा हूं। ठीक है, चलिए हम देखते